जय हिंद दोस्तों। पवन सर जीएस 2020 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। बायोलॉजी के कुछ वन लाइनर प्रश्न आज फिर हम पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, एमनियोटा समूह में कौन से जंतु आते हैं? सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी। एमनियोटा समूह में कौन से जंतु आते हैं? तो एमनियोटा के अंतर्गत पक्षी, सरीसृप और स्तनी आते हैं। पक्षी, स्तनी और सरीसृप एमनियोटा के अंतर्गत आते हैं। एमनियोटा का मतलब होता है जिसमें एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। एमनियोटा के समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मोनोट्रिमेटा नामक जंतु समूह में किस प्रकार के स्तनी रखे गए हैं? मोनोट्रिमेटा नामक जंतु समूह में किस प्रकार के स्तनी रखे गए हैं? अवस्कर छिद्र, क्लोएकर छिद्र वाले स्तनी। क्लोएकर छिद्र वाले स्तनी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे में उड़ते समय लक्ष्य निर्धारित के लिए राडार यंत्र होता है। अंधेरे में उड़ते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए राडार यंत्र होता है चमगादड़ में। चमगादड़ में अंधेरे में लक्ष्य निर्धारण के लिए राडार यंत्र का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, सभी कार्डेट्स में जीवन की किसी न किसी अवस्था में आवश्यक होता है। कार्डेट्स अंग का लक्षण है स्तन ग्रंथियां, बाल, क्लोम, दरारें। कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण क्या होता है? जब कोबरा सांप काट लेता है तो रोगी की मृत्यु का कारण होता है तंत्रिकाओं की निष्क्रियता। तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय हो जाते हैं। तंत्रिकाओं की निष्क्रियता। अगला प्रश्न है, चार कोष्ठीय हृदय किसमें होता है? चार कोष्ठीय हृदय किसमें होता है? स्तनियों में। सरीसृप में तीन कोष्ठीय हृदय होता है। उभयचर में तीन कोष्ठीय हृदय होता है। स्तनियों में चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अंडज स्तनी किस उपवर्ग में आते हैं? अंडे देने वाले स्तनधारी किस उपवर्ग में आते हैं? तो प्रोटोथीरिया में आते हैं। प्रोटोथीरिया के अंतर्गत अंडे देने वाले स्तनी आते हैं। डकविल, प्लेटिपस तथा एकिडना कहाँ पाए जाते हैं? डकविल, प्लेटिपस और एकिडना ये अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में और तस्मानिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाए जाते हैं। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं किस संघ से अभिहित किए जाते हैं? ऐसे जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं, जो मतलब बच्चे देने वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जरायुज कहते हैं। जरायुज विविपेरस बच्चे देने वाले
को विविपेरस कहा जाता है। कंगारू होता है मेटाथेरियन के अंतर्गत कंगारू आता है। किस में आता है? मेटाथेरियन के अंतर्गत कंगारू आता है। मेटाथेरियन में पढ़ते हैं कंगारू को। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु पैंथरा टाइगर कहते हैं, जिसे हम बाघ कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, जिसे हम पैंथरा टाइगर कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा एवं छोटा स्तनी कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा एवं छोटा स्तनी कौन सा होता है? ब्लू व्हेल और छछूंदर। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनी है और छछूंदर सबसे छोटा स्तनी है, जिसे श्रूज कहा जाता है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा और छछूंदर सबसे छोटा स्तनी है। फ्लाइंग फॉक्स किसे कहते हैं? उड़न लोमड़ी किसे कहते हैं? फ्लाइंग फॉक्स किसे कहते हैं? उड़न लोमड़ी किसे कहा जाता है? चमगादड़ को उड़न लोमड़ी कहा जाता है। चमगादड़ को उड़न लोमड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रैम्फोरिंक्स क्या था? पूंछ, दांत युक्त लंबी चोंच एवं उड़ने वाले पंख। रैम्फोरिंक्स क्या था? पूंछ, दांत युक्त लंबी चोंच, उड़ने वाले पंख, इसे रैम्फोरिंक्स कहा जाता है। पंख को निर्धारण करने वाले जुरेसिक काल में सरीसृप है। ये रेप्टाइल्स होता है रैम्फोरिंक्स, जो जिसकी लंबी चोंच और उड़ने वाले पंख पाए जाते हैं। उड़ने वाले पंख ये आर्कियोप्टेरिस के अंतर्गत आता है। पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिस, इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, सांपों की विष ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? सर्पों की विष पॉइजनस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? सांपों की विष ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ऊपरी जबड़ों में। ऊपरी जबड़ों में सांपों की विष ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऊपरी जबड़ों में। अगला प्रश्न है, कोबरा, करैंत, वाइपर तथा समुद्री सर्प किस प्रकृति के लिए कुख्यात हैं? कोबरा, करैंत, वाइपर और समुद्री सर्प किस प्रकृति के लिए विख्यात हैं? विषैले सांप होते हैं। कोबरा, करैंत, वाइपर, समुद्री सर्प। कोबरा स्थल में पाया जाता है, वाइपर समुद्र में, समुद्री सांप सबसे विषैला इसमें समुद्री सांप होता है वाइपर। हिमालय क्षेत्र में कोबरा पाया जाता है। विषैले सांप होते हैं ये। क्या होते हैं? विषैले सांपों की श्रेणी में रखे जाते हैं। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप में एवीज में से कौन समतापी होते हैं? वार्म ब्लडेड गर्म खून वाले, जिनका शरीर का तापमान सदैव समान होता है। इसमें दो आते हैं, एक स्तनधारी, एक पक्षी। वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड में एवीज आते हैं, जिसे हम पक्षी कहते हैं, और स्तनधारी आते हैं।
अगला प्रश्न है, सरीसृप के कौन से जंतु बच्चे देने वाले होते हैं, विविपेरस होते हैं, अर्थात बच्चे पैदा करने वाले होते हैं। सांपों में कौन से, तो वाइपर तथा समुद्री सर्प बच्चे देने वाले होते हैं। वाइपर और समुद्री सर्प बच्चे देने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पक्षी का उद्भव किसमें माना जाता है, टीरोसार्स युग में प्रथम पक्षी का उद्भव माना जाता है। घोंसला बनाने वाला सर्प कौन सा होता है, घोंसला बनाने वाला सर्प कौन सा होता है, वो कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है, जिसे हम कोबरा नाग कहते हैं। कोबरा नाग घोंसला बनाने वाला सर्प होता है। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है, गिरगिट रंग किसकी वजह से बदलता है, तो एक वर्णक होता है लवक जिसे होते हैं क्रोमैटोफोर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, क्रोमैटोफोर, जिसकी वजह से गिरगिट रंग बदलता है उसे क्रोमैटोफोर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरीसृप एवं पक्षियों का मिश्रित लक्षण किसमें देखा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एवीज, सरीसृप एवं पक्षियों का बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो आर्कियोप्टेरिस को कहा जाता है। आर्कियोप्टेरिस, इसमें दोनों लक्षण होते हैं, पक्षी के भी और सरीसृप के। इसके चोंच होते हैं और चोंच में दांत भी पाए जाते हैं। दांत पाया जाना ये सरीसृप का लक्षण है, चोंच पाया जाना ये पक्षी का लक्षण है। आर्कियोप्टेरिस का जीवाश्म पाया गया था। भारत तथा विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कलकत्ता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। क्रूजर पार्क दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। क्रूजर पार्क सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। पक्षियों की हड्डियां होती हैं, कैसी होती हैं पक्षियों की हड्डियां, अगला प्रश्न है, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं, तो पक्षियों की हड्डियां होती हैं छिद्र युक्त होती हैं, छिद्र युक्त जिसमें वायु भरी होती है, एयर सैक होते हैं। पक्षियों के शरीर के अंदर 9 एयर सैक होते हैं, 9 वायु सैक होते हैं जिसमें हवा भरी होती है। पक्षियों का शरीर हल्का करने के लिए उनके हड्डियां खोखली होती हैं जिसमें वायु भरी होती है। पक्षियों का महाद्वीप संज्ञा किस महाद्वीप को कहा जाता है, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसे पावोक्रिस्टेटस कहते हैं। पावोक्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम है। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। संसार का सबसे बड़ा और छोटा पक्षी कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग एवं सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी और हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, तो शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा होता है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा अंडा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दाद रोग किसके कारण फैलता है, दाद रोग किसके कारण फैलता है, रिंगवार्म दाद रोग कहते हैं
किसकी वजह से फैलता है? तो कवक की वजह से होता है। एक कवक है ट्राइकोफाइटान। ट्राइकोफाइटान कवक की वजह से दाद रोग होता है। ट्राइकोफाइटान कवक जिसकी वजह से दाद रोग होता है। बीसीजी के आविष्कारक कौन थे? बीसीजी एक टीका है, इसके आविष्कारक यूरीन कालमेट हैं। कौन है? यूरीन कालमेट इसके आविष्कारक हैं। किस रोग में जीवाणु बच्चों के श्वास नली में एक झिल्ली बनाकर अवरोध उत्पन्न कर देते हैं? डिप्थीरिया रोग में। डिप्थीरिया रोग। बहुऔषधि उपचार मल्टी ड्रग्स थेरेपी एमडीटी किसके उपचार हेतु दी जाती है? एमडीटी किसके उपचार हेतु दी जाती है? तो कुष्ठ रोग निवारण के लिए। कोढ़ जिसे कहते हैं, लेप्रोसी जिसे कहते हैं, कुष्ठ रोग हेतु एमडीटी दवा दी जाती है। सिफिलिस, गोनोरिया तथा एड्स को किस प्रकार का रोग कहा जाता है? लैंगिक संचारित रोग इसे कहते हैं। लैंगिक संचारित रोग जो रिप्रोडक्टिव आर्गन में फैलते हैं, जनन रोग हैं ये। चिनोपोडियम का तेल किस रोग में प्रयुक्त होता है? चिनोपोडियम का तेल किस रोग में प्रयुक्त होता है? एस्केरियासिस। एस्केरियासिस रोग के लिए चिनोपोडियम तेल लाभदायक होता है। एस्केरियासिस रोग। फीता क्रीम का संक्रमण होता है। फीता क्रीम का संक्रमण होता है। फीता क्रीम जिसे टेप वॉर्म कहते हैं, सुअर का अधपका मांस खाने से यह रोग हो जाता है, जिसे बीफ वॉर्म कहते हैं। सुअर का अधपका मांस खाने से यह रोग होता है। डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से डेंगू बुखार फैलता है। वायरस के उपचार में प्रयोग किया जाता है इंटरफेरॉन वायरस रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गठिया रोग जोड़ों में किस अम्ल के जमाव से होता है? गठिया रोग जोड़ों में, पैरों में जो गठिया रोग होता है, किस एसिड के जमाव की वजह से होता है? तो यूरिक एसिड के जमाव की वजह से गठिया रोग होता है। संक्रामक रोग के फैलने का माध्यम क्या होता है? जो संक्रमण रोग होते हैं वो हवा से फैलते हैं, जल से फैलते हैं, मिट्टी तथा खाद्य पदार्थों की वजह से भी रोग फैल जाते हैं। हाथी पांव का कारक कौन सा है? हाथी पांव फाइलेरिया रोग कहते हैं हाथी पांव को। ये एक हेलमिंथीज की वजह से फैलता है, जिस हेलमिंथीज का नाम है बाउचेरिया बैंकोप्टी। इसे क्या कहते हैं? बाउचेरिया बैंकोप्टी की वजह से हाथी पांव होता है, जिसे फाइलेरिया रोग कहते हैं। पोलियो का विषाणु कौन से ऊतक को नष्ट करता है? पोलियो का विषाणु कौन से ऊतक को नष्ट करता है? तो मेरुरज्जु के पृष्ठश्रवणों को नुकसान पहुंचाता है। मेरुरज्जु कशेरुक दंड जिसे कहते हैं, इसके पृष्ठश्रवणों को ये प्रभावित करता है, पोलियो का वायरस। अगला प्रश्न है, उपार्जित बीमारियों कितने प्रकार की होती हैं?
दो प्रकार की, एक संक्रामक होती है, एक असंक्रामक होती है। दो प्रकार की होती है, एक संक्रामक, एक असंक्रामक होती है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन हेपेटाइटिस रोग के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, जेनाइटल हर्पीज किस कारण से होता है? जेनाइटल हर्पीज किस कारण से होता है? जेनाइटल हर्पीज वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में प्लेग रोग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? प्लेग रोग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो चीन में सबसे पहले प्लेग रोग फैला था। चीन में सबसे पहले प्लेग रोग फैला था। डायरिया किस तंत्र को प्रभावित करता है? मानव शरीर के किस अंग को डायरिया प्रभावित करता है? ये प्रोटोजोआ जन्य रोग है, प्रोटोजोआ से फैलता है। पाचन तंत्र को डायरिया रोग प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को। स्लीपिंग सिकनेस किस मक्खी द्वारा फैलता है? स्लीपिंग सिकनेस किस मक्खी के द्वारा? निद्रालु रोग जिसे कहते हैं, निद्रालु रोग। स्लीपिंग सिकनेस को निद्रालु रोग भी कहा जाता है। किस मक्खी के काटने से फैलता है? तो सीसी मक्खी के काटने से फैलता है स्लीपिंग सिकनेस रोग। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया में मनुष्य का कौन सा ग्रंथि प्रभावित होती है? फाइलेरिया रोग में मनुष्य की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो लसिका ग्रंथि। लसिका ग्रंथि फाइलेरिया रोग में प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, पायरिया किस प्रकार का रोग है? तो प्रोटोजोआ से फैलता है पायरिया रोग। प्रोटोजोआ से फैलता है पायरिया। ये मसूड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है, प्रोटोजोआ से फैलता है ये। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के हेपेटाइटिस रोगियों की संख्या अधिकतम है? तो भारत में हेपेटाइटिस रोगियों की संख्या किस प्रकार के हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा होता है। हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा होता है भारत में। कुष्ठ रोग चिकित्सा के लिए अनुमोदित दवा कौन सी है? तो MDT कुष्ठ रोग के लिए लाभदायक होता है, जिसे डेप्सोन, क्लोफाइजीमीन एवं रिफैसिमीन भी कहते हैं। डेप्सोन, क्लोफाइजीमीन, रिफैसिमीन दवा है जो कुष्ठ रोग में दी जाती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? तो ए लेबरॉन मलेरिया परजीवी की खोज की है। एक वैज्ञानिक और थे रोनाल्ड रॉस, इन्होंने भी मलेरिया परजीवी की खोज में सहायता दी थी, रोनाल्ड रॉस। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम किस रोग का परजीवी है? प्लाज्मोडियम ये एक प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी होता है। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन ये परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम होता है जो एक प्रोटोजोआ है। इसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। ठंड के साथ तेज बुखार आना मलेरिया का लक्षण है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन तथा पेंटाजोसिन नामक औषधियाँ किस पादप से प्राप्त की जाती हैं? किस प्लांट से प्राप्त की जाती हैं?
एस्पिरिन तथा पेंटाजोसिन नामक ये मेडिसिन है। विलो प्लांट है जिसकी वजह से ये प्राप्त होता है। कुनाइन नामक मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? तो कुनाइन मलेरिया की दवा सिनकोना से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से प्राप्त होती है कुनाइन दवा। सिनकोना से प्राप्त होती है मलेरिया की कुनाइन दवा, सिनकोना से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। मरेस्मस एक ग्रसित रोग है। यह किसके कमी से होता है? किसकी कमी से होता है मरेस्मस रोग? मरेस्मस किसकी कमी से होता है? तो शरीर में बच्चों में रोग होता है। प्रोटीन की कमी से मरेस्मस रोग होता है। प्रोटीन की कमी से मरेस्मस रोग होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस किस पदार्थ के अधिक सेवन से होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस किस पदार्थ के अधिक सेवन से होता है? संतृप्त वसा की अधिकता से यह रोग होता है। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसिस रोग किससे संबंधित है? फ्लोरोसिस रोग किससे संबंधित है? तो फ्लोरोसिस रोग किससे संबंधित है? दांतों की दुर्बलता फ्लोरोसिस रोग कहलाता है। दांतों की दुर्बलता, दांतों को प्रभावित करता है फ्लोरोसिस रोग। कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न करने के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है? तो ओन्कोजीन कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। कार्सिनोमा नामक कैंसर किस प्रकार के उद्गम जनित ऊतकों में होता है? कार्सिनोमा नामक कैंसर किस प्रकार के उद्गम जनित ऊतकों में होता है? टिश्यू में होता है। तो एक्टोडर्म को ये प्रभावित करता है। अस्थि तथा त्वचा कैंसर किस प्रकार का कैंसर है? अस्थि तथा त्वचा कैंसर किस प्रकार का कैंसर है? सार्कोमा समूह के अंतर्गत ये आता है। सार्कोमा समूह का ये कैंसर है। अगला प्रश्न है, कार्सिनोजिन के कारण कौन सा रोग होता है? तो कैंसर रोग होता है। कार्सिनोजिन्स के कारण कैंसर रोग होता है। रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? रक्त कैंसर को, ब्लड कैंसर जो होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर कहा जाता है। एफ्लाटॉक्सिन पदार्थ किस कैंसर को उत्पन्न करता है? एफ्लाटॉक्सिन पदार्थ किस कैंसर को उत्पन्न करता है? तो लीवर कैंसर उत्पन्न करता है। ये लीवर कैंसर जो यकृत को प्रभावित करने वाला कैंसर है। रोडेंट अल्सर क्या होता है? रोडेंट अल्सर क्या होता है? त्वचा कैंसर जो चेहरे को प्रभावित करता है उसे रोडेंट अल्सर कहते हैं। किस प्रकार के ट्यूमर से कैंसर होता है? तो मेलिजेनेंट ट्यूमर को कैंसर कहते हैं। मेलिजेंट ट्यूमर जो है कैंसर कहलाता है। कैंसर उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी तत्व का बहुतायत प्रयोग किया जाता है? कैंसर उपचार के लिए कौन सा रेडियोधर्मी तत्व उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60। सिस्प्लाटिन तथा टैक्सोल किस रोग की औषधियाँ हैं? तो सिस्प्लाटिन तथा टैक्सोल ये मेडिसिन है जो कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी होती हैं। डायबिटीज टाइप 2 जो होता है के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? जीन और पर्यावरण इसके लिए जिम्मेदार कारक होते हैं। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है?
इंसुलिन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय, जिसे हम पैंक्रियाज कहते हैं, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इसकी बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन का स्रावण करता है। बीटा सेल्स, इसमें 3 या 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। अल्फा सेल्स जो ग्लूकागोन स्रावित करता है, बीटा सेल्स जो होता है इंसुलिन स्रावित करता है। तो इंसुलिन की कमी से शुगर रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, साइनोसिल झिल्ली में सूजन आने तथा कार्टिलेज के ऊपर सख्त ऊतक उत्पन्न हो जाने के कारण किस प्रकार का जोड़ों का दर्द होता है? तो रूमेटाइट प्रकार का जोड़ों का दर्द होता है। रूमेटाइट प्रकार का जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, आर्थराइटिस। बस बच्चों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी बायोलॉजी के कुछ प्रश्न थे और NA नर्सिंग असिस्टेंट के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी प्रश्न है। धन्यवाद। जय हिंद।